समाज की याददाश्त बेहद कमज़ोर होती है। हम सभी को सनसनीखेज घटनाएं तात्कालिक तौर पर बड़ा एक्साइटेड, बड़ा रोमांचित करती हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद हम उन्हें भूल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। हमारी इसी शॉर्ट टर्म मेमोरी का लाभ उन्हें मिल जाता है जिन्होंने अपराध किया हो, क्राइम किया हो। समय बीतने के साथ ही हम इन अपराधियों के अपराध क्षमा करने वाला मुल्क बन चुके हैं। डेमोक्रेसी का भी तो हमारे यहाँ यही हाल है। एक करप्ट गवर्नमेंट को हटाते हैं तो दूसरी करप्ट जमात को सत्ता सौंप देते हैं, फिर उससे त्रस्त होकर पहली वाली करप्ट गवर्नमेंट को वापस ले आते हैं। हमारी इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का प्रयास हम दी संडे पोस्ट की इस विशेष सीरीज से करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऐसी घटनाओं को रिविजिट करेंगे, ऐसी घटनाओं की पड़ताल करेंगे जिसमें अपराध तो हुआ लेकिन ना तो अपराधी को सज़ा मिली, ना ही अपराध के मास्टरमाइंड तक कभी पुलिस पहुंच पाई। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं 1971 के एक ऐसे अपराध से जिसके तार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक से जाकर जुड़े और जिसमें रहस्य और रोमांच के साथ साथ कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनका उत्तर आज भी यह देश तलाश रहा है। नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड आफ्टरनून। 2 मार्च 1973, 2 मार्च 1973 के दिन अखबारों में एक छोटा सा शोक संदेश छपता है। यदि आप किसी आर्काइव में जाएं न्यूज़पेपर्स की, विशेषकर मराठी न्यूज़पेपर्स की, तो शायद आपको यह शोक संदेश आज भी मिल जाए। शोक संदेश एक माँ ने अपने बेटे की याद में जारी किया होता है, जिसमें वो अपने बेटे को याद करती हैं जिसको मरे हुए ठीक 1 साल हो गया था। यानी कि उस व्यक्ति की मृत्यु 2 मार्च 1972 को, 2 मार्च 1972 को हुई थी। त्रासदी देखिए, शॉर्ट टर्म मेमोरी हम लोगों की देखिए, पूरे मुल्क की देखिए कि 1 साल के भीतर ही लोग उसको भूलने लगे थे और केवल उसकी माँ ही उसको बजरीय न्यूज़पेपर्स याद कर रही थी। यह व्यक्ति थे रुस्तम जी नागरवाला। रुस्तम जी नागरवाला, जिनका पूरा नाम रुस्तम सोहराब नागरवाला था, ठीक 2 बरस पहले 24 मई 1971 को घटी एक घटना के चलते पूरे देश में, यहाँ तक कि देश की संसद में भी सुर्खियों पर आ गए थे। उनका नाम देश की संसद में भी गूंजा था, लेकिन 2 साल बीतते बीतते लोग उनको भूल गए थे। तो आज मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, एक अनूठी कहानी जिसमें देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्ती यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एक बैंक के एक हेड कैशियर से सीधे बात करके 60 लाख रुपया मंगाती हैं, जो कि निसंदेह बैंकिंग इंडस्ट्री के लोग, व्यवसाय करने वाले लोग समझते हैं संभव नहीं है कि एक प्रधानमंत्री एक हेड कैशियर को फ़ोन करें, लेकिन ऐसा 24 मई 1971 को होता है और वो 60 लाख रुपया बैंक की तिजोरी से गायब हो जाता है। तो चलिए मैं आपको घटनाक्रम से जोड़ता हूँ। घटनाक्रम दोस्तों ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच के हेड कैशियर वेद प्रकाश मेहरोत्रा को एक फ़ोन आता है। यह फ़ोन करने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव PN हक्सर बताता है, और जो लोग जानकार हैं वो जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान PN हक्सर, जो एक IAS ऑफिसर थे, वो बहुत ताकतवर नौकरशाह थे और इंदिरा जी के प्रमुख सचिव थे। PN हक्सर साहब हेड कैशियर से कहते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहती हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक मुद्दे पर। हेलो, हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा से बात कराइए। जी मैं बोल रहा हूँ। आप कौन? मल्होत्रा जी, मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से PN हक्सर बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का प्रमुख सचिव। जी सर नमस्कार। PM मैडम ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा है। एक बेहद ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है जिसमें आपकी मदद चाहिए। सर बताइए, क्या आदेश है सर? सुनिए, बांग्लादेश सरकार की मदद के लिए तत्काल 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। क्या इंतज़ाम आप अभी कर सकते हैं? सर मैं अभी चेक करके बताता हूँ, मुझे प्लीज़ 2 मिनट दीजिए। जी सर, बैंक में करेंसी चेस्ट में 60 लाख रुपए मौजूद हैं। गुड। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए।
मेरी बात ख़त्म होने के बाद स्वयं पीएम मैडम आपसे बात करेंगी। देखिए, आपकी ब्रांच के सामने वाली चर्च के पास आपको एक आदमी मिलेगा। आप 60 लाख रुपए एक सूटकेस में ले जाकर वहाँ पहुँचिए। वह आदमी आपको एक कोड वर्ड बताएगा। मल्होत्रा जी, यह कोड केवल आपको और केवल प्रधानमंत्री मैडम को ही पता है। यह कोड कंफर्म होने के बाद आप 60 लाख रुपए उसे दे दीजिए। सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बिना रसीद के ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, रुपए लेकर मैं पीएम हाउस आ जाता हूँ। आप मुझे वहीं पर रसीद दे दीजिए। यह संभव नहीं है मल्होत्रा। मिशन बहुत सीक्रेट है। पीएम के घर आपको बुलाया तो सीक्रेट आउट हो सकता है। हम पीएम मैडम को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। आप होल्ड करें, मैं आपकी बात सीधे प्रधानमंत्री महोदया से करा रहा हूँ। मल्होत्रा, मैं इंदिरा गांधी बोल रही हूँ। जी नमस्कार माता जी, मैं वेद प्रकाश, आपका पुराना सेवक। वेरी गुड। जैसा तुम्हें अक्सर साहब ने बताया है, 60 लाख लेकर बैंक से निकलो। तय जगह पर एक आदमी तुम्हें मिलेगा। वह तुमसे कहेगा, आप किस देश के हो बाबूजी? जी। आपका जवाब होगा भारत का। वह आपसे कहेगा, मैं बांग्लादेश का। इसके बाद आप उसे 60 लाख देकर सीधे मेरे दफ्तर आ जाना, जहाँ आपको इसकी रसीद मिल जाएगी। जी, जो आदेश माता जी। यह अपने आप में एक अद्भुत वार्तालाप था जिसका हमने नाट्य रूपांतरण किया। वेद प्रकाश मल्होत्रा, हेड कैशियर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच, देश की प्रधानमंत्री को माताजी कहकर संबोधित करते हैं, जो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। बहरहाल, वेद प्रकाश मल्होत्रा अपने 2 जूनियर ऑफिसर्स को, जो कि वहाँ उस ब्रांच के सब कैशियर थे, असिस्टेंट कैशियर थे, उनको आदेश देते हैं कि 60 लाख रुपया एक ट्रंक में भरो, मुझे उनको कहीं लेकर जाना है। उनमें से एक कैशियर उनसे पूछते हैं कि इसकी रसीद कैसे मिलेगी, इसकी क्या एंट्री दिखाएं। तो वेद प्रकाश मल्होत्रा कहते हैं कि मैं जब वापस आऊँगा तो रसीद लेकर आऊँगा। अब बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है संभव होना, लेकिन ऐसा होता है। 60 लाख रुपया एक ट्रंक में भर के अपनी गाड़ी में बैठ के, जिसको स्वयं वेद प्रकाश मल्होत्रा चला रहे होते हैं, वो पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच के सामने जो चर्च है वहाँ जाते हैं। वहाँ उनको एक आदमी मिलता है, कोड वर्ड्स का आदान प्रदान होता है। मल्होत्रा जी से वो आदमी पूछता है कि आप बाबूजी किस देश से हैं? मल्होत्रा कहते हैं मैं भारत से हूँ। तो वो आदमी कोडवर्ड को कंफर्म करता है, जैसा कि कथित तौर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने वेद प्रकाश मल्होत्रा को कहा था। वो व्यक्ति कहता है मैं बांग्लादेश से, और इसके बाद वो 60 लाख रुपये उसको हैंडओवर कर दिए जाते हैं। इसके बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा ने जो बयान पुलिस को दिया, उसके अनुसार वो प्रधानमंत्री के घर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री जी घर में नहीं होती हैं, वो प्रधानमंत्री के दफ्तर पार्लियामेंट स्ट्रीट जाते हैं। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि एक बैंक के एक बहुत ही जूनियर अधिकारी, हेड कैशियर की सीधे एक्सेस प्रधानमंत्री के कार्यालय में पार्लियामेंट स्ट्रीट में हो जाती है। प्रधानमंत्री उनसे नहीं मिलती हैं, लेकिन वो पीएन हक्सर से मिलते हैं, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव से। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव उनसे कहते हैं कि ऐसा कोई भी कॉल ना तो उन्होंने किया, ना प्रधानमंत्री जी ने किया। इसके बाद वेद प्रकाश मल्होत्रा के हाथ के तोते उड़ जाते हैं। वो भाग के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाते हैं और एक FIR उसी समय दर्ज करी जाती है, जिसका नंबर था 815, तारीख थी 24 मई 1971। ये सेक्शन 409 के अंतर्गत, इंडियन पिनल कोड के 409 के अंतर्गत दर्ज की गई। यानी किसी आदमी के झूठ बोलकर किसी आदमी के नाम पर कोई काम किया गया हो, वो इस धारा के अंतर्गत आता है। आगे चलकर इसमें 419 और 420 की धाराएं भी जोड़ी गईं और इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DK कश्यप और उनकी टीम को सौंप दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद का कथानक बड़ा रोमांचकारी है, बड़ा विस्मयकारी है। शाम होने तक पुलिस इस व्यक्ति रुस्तम सोहराब जी वाला तक पहुंच जाती है और जिस तरीके से बताया गया है, जो सामग्री उपलब्ध है, रुस्तम जी सोहराब वाला, जिसने 60 लाख रुपये बांग्लादेश का बाबू कह के वेद प्रकाश मल्होत्रा जी से लिए थे, वो व्यक्ति अपने पीछे एक ऐसी ट्रेल छोड़ के जाता है पुलिस के लिए कि पुलिस उसे पकड़ ही ले। पुलिस वाले पहले वेद प्रकाश मल्होत्रा के कहने पर एक टैक्सी ड्राइवर को पकड़ते हैं, जिसका टैक्सी नंबर था DLT 1622। वेद प्रकाश मल्होत्रा के अनुसार इसी टैक्सी में 60 लाख रुपए एक ट्रंक में भर के हैंडओवर किए गए थे। ये टैक्सी वाला बताता है कि उसने इस व्यक्ति को, यानी कि सोहराब जी नागरवाला को, एक पर्टिकुलर स्थान में छोड़ा था और वहाँ से वो दूसरी टैक्सी में
कहीं और चले गया। दूसरी टैक्सी का नंबर था DLT 2577, जो पुलिस को बताती है कि उन्होंने सोराब जी को 60 लाख रुपए ट्रंक से एक ब्रीफकेस में रखते हुए देखे, एक बैग में रखते हुए देखे, और वो व्यक्ति को उन्होंने पारसी धर्मशाला बहादुर शाह जफर मार्ग में छोड़ा। और इस तरह से पुलिस सोराब जी नागरवाला के घर तक पहुंच जाती है, जहां पर वो टिके हुए थे। सोराब जी नागरवाला वहां नहीं होते हैं, वो कुछ समय बाद वहां आते हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, पूछताछ करती है, तो सोराब जी नागरवाला कहते हैं, हाँ, ये मैंने बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी के गुरिल्लों के लिए पैसा एकत्रित करने के लिए ऐसा किया था। बात का घटनाक्रम और चकित करने वाला है। 24 मई की रात देश के गृह मंत्री और देश के वित्त मंत्री मीडिया को बताते हैं कि मामला सॉल्व हो गया है, किसी ने प्रधानमंत्री और उनके प्रमुख सचिव के नाम पर धोखाधड़ी की है, उनकी आवाज़ बनाकर हेड कैशियर से 60 लाख रुपए लूटे, जो कि बरामद कर लिए गए हैं। 26 मई को दोस्तों और अनूठी घटना होती है, इस मुकदमे का फैसला भी आ जाता है। आपको आश्चर्य होगा, जिस देश में सालों साल रेप केसेस तक चलते हो, मर्डर केसेस चलते हो, वहां 60 लाख की डकैती 2 ही दिन बाद मुजरिम को सजा दिलवा देती है। इस पूरे केस में 3 मजिस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं, और उससे पहले जिस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस DK कश्यप इसकी जांच कर रहे थे, उनकी टीम को अनऑफिशियली सहयोग कर रहे थे उस समय के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम कौल, जो कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के रिलेटिव थे। बहरहाल कमाल देखिए कि मजिस्ट्रेट साहब ने 2 ही दिन में केवल 10 मिनट की सुनवाई में, हिंदुस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, मात्र 10 मिनट की सुनवाई में नागरवाला, रुस्तम जी सोराब जी नागरवाला के बयान पर यकीन करते हुए जजमेंट देकर उसको 4 साल की सज़ा भी सुना दी। ये सेंटेंस सुनाया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट KB खन्ना ने, और इन्होंने अपने जजमेंट में कहा, आई एम सेटिस्फाइड दैट हिज एडमिशन ऑफ गिल्ट हैज़ बीन वॉलंटरी मेड बाय द अक्यूज रुस्तम सोराब नागरवाला, considering the police papers statement recorded by the magistrate under section 164 CRPC and his voluntary admission of guilt, I find him guilty under section 419, that is impersonation, and 420 cheating of the Indian Penal Code। इतना कहकर जज साहब उनको 4 साल की सज़ा सुना देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में ना तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से पुलिस कोई दरख्वास्त करती है, कोई एप्लीकेशन देती है कि आपके बयान चाहिए, ना उनके प्रमुख सचिव के बयान लिए जाते हैं। रुस्तम जी सोराब वाला जो बड़े इनोसेंटली कहते हैं, हाँ मैंने ये खुद अपनी मनमर्जी से किया था, उसी को सत्य मान लिया जाता है। ये वेरीफाई नहीं किया जाता है कि कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ कैशियर प्रधानमंत्री के ही कहने पर सही 60 लाख रुपया बगैर किसी भी प्रकार की लिखा पढ़ी के निकाल के ले गया। प्रधानमंत्री तक तो पहुंचना दूर, किसी अन्य व्यक्ति से किसी प्रकार की पूछताछ पुलिस वाले नहीं करते हैं। कोई गवाह नहीं होता है इस घटनाक्रम का। जो टैक्सी वाले गवाह थे जिन्होंने पैसे की अदला बदली होते देखी थी, उनको भी अदालत में पेश नहीं किया जाता है। जज साहब केवल रुस्तम जी के बयान पर, इकबालिया बयान पर विचार करते हुए उनको सजा देते हैं। इसके बाद का घटनाक्रम और भी ज़्यादा रोमांचकारी है। नागरवाला साहब जब जेल जाते हैं, उसके बाद बताया गया कि वो बहुत डेस्परेट हो गए। उनको उम्मीद थी कि सरकारी तंत्र में से कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा और उनको सज़ा नहीं होगी। लेकिन जब उनको सज़ा हो जाती है और बाकायदा लोकसभा में इसकी घोषणा की जाती है कि रुस्तम जी नागरवाला ने ये अपराध स्वयं किया है, इसमें प्रधानमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है, तो जेल में ये व्यक्ति परेशान हो जाता है। उसके बाद ये अपने वकील को चिट्ठी लिखकर ये कहते हैं कि उनके पास इस केस की असली जानकारी है और वो इसको शेयर करना चाहते हैं ताकि देश की जनता के सामने सच आ सके। ये व्यक्ति रुस्तम सोराब नागरवाला हायर कोर्ट में जाते हैं, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। ये बार बार कहते हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए, वेद प्रकाश मल्होत्रा की भी जांच होनी चाहिए, लेकिन वेद प्रकाश मल्होत्रा की भी कोई जांच नहीं होती है। बाद के समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस हेड कैशियर वेद प्रकाश मल्होत्रा साहब को जरूर नौकरी से निकाल देता है, लेकिन उनको ना जेल होती है, ना उन पर कोई कानूनी कार्रवाई होती है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस केस का ये कि ये व्यक्ति रुस्तम सोराब नागरवाला इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जेल में रहते हुए कि ये उस समय की एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका थी करंट, उसके संपादक DF
कराका साहब थे, जो कि पारसी समुदाय से थे, जिससे कि नागरवाला भी आते थे। उनके पास मैसेज भेजता है कि मैं आपको एक इंटरव्यू जेल में देना चाहता हूं ताकि ये सच सामने आ सके। अनफॉर्चुनेटली ये एडिटर साहब करंट मैगजीन के जा नहीं पाते हैं, ये बीमार होते हैं और वो सच सामने नहीं आ पाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात ये कि बेहद तेजी के साथ न केवल इस केस का निस्तारण किया गया, संसद में जब जब इस पर प्रश्न उठाए गए, तत्कालीन सांसद कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ज्योतिर बसु साहब ने इसमें संसद में सवाल उठाए 1971 में, तो प्रधानमंत्री ने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब भी ये सवाल उठे उस समय वो सदन से बाहर चली गईं। बहरहाल इस बीच एक और बड़ी अजीब घटना हुई। जो डी.के. कश्यप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस इसकी जांच कर रहे थे, उनकी नवंबर में बड़ी संदेहास्पद तरीकों से एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। सबसे बड़ा त्रासदीपूर्ण यह है, दुखद यह है कि डी.के. कश्यप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, दिल्ली पुलिस, अपना हनीमून मनाने के लिए जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को एक रोड एक्सीडेंट में टक्कर लगी और डी.के. कश्यप की मृत्यु हो गई। उसकी कोई जांच नहीं की गई। ये मान लिया गया कि डी.के. कश्यप की मृत्यु एक साधारण एक्सीडेंट में हुई है। नागरवाला ने बार बार अपनी पैरवी हायर कोर्ट्स में करने की कोशिश करी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे वो जेल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। और उसके बाद जिस दिन उनका जन्मदिन था मित्रों, एक साल बाद जिस दिन उनका जन्मदिन था, मार्च 2, 1972 को, हट्टे कट्टे 51 वर्षीय इस व्यक्ति को अचानक हार्ट अटैक आता है और वो भी बड़ी संदेहास्पद परिस्थितियों में तिहाड़ जेल में मर जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रुस्तम सोहराब नागरवाला कौन थे। रुस्तम सोहराब नागरवाला एक डेकोरेटेड ब्रिटिश आर्मी के अफसर थे। ब्रिटिश आर्मी में वो कैप्टन रहे और उनको ब्रिटिश सरकार द्वारा गैलेंट्री अवार्ड भी दिया गया था। इन सोहराब रुस्तम नागरवाला का पारसी समुदाय में बहुत जलवा था। ये उस समय के तत्कालीन बीएसएफ प्रमुख रुस्तम जी नागरवाला को सीधे जानते थे। जब ये गिरफ्तार हुए थे तब भी इन्होंने सीधे कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात कराइए, प्रधानमंत्री मुझे सीधे तौर पर जानती हैं। इतना ही नहीं, इनकी संदेहास्पद मृत्यु एक हट्टे कट्टे इंसान की, जिसको कोई हार्ट की बीमारी नहीं थी, उनकी मृत्यु जब जेल में होती है तो उसको भी स्वाभाविक मृत्यु मान लिया जाता है। इसके आगे कई प्रश्न इनकी मृत्यु के बाद, और इस मामले में जो 60 लाख की पुलिस रिकवरी कर लेती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वो पैसे वापस कर दिए जाते हैं और ये मान लिया जाता है कि ये केस खत्म हो चुका है। मात्र 10 मिनट में मजिस्ट्रेट इसका जजमेंट दे देता है। कितनी हैरानी की बात है। लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जो आज तक अनुत्तरित हैं, जिनमें पहला प्रश्न ये है कि क्या फेशियल पैरालिसिस से ग्रसित व्यक्ति रुस्तम सोहराब नागरवाला दो व्यक्तियों की आवाज़ की नकल कर सकता था फ़ोन पर, पीएन हक्सर साहब की और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई ऐसा उन दिनों चलन था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आए और हेड कैशियर के पास ये अधिकार थे कि वो 60 लाख रुपया निकाल ले जाए। तीसरा प्रश्न ये कि क्यों प्रधानमंत्री को एक हेड कैशियर, बैंक का एक हेड कैशियर माता जी कहकर संबोधित करता है। इसके तार बाद में जाकर जुड़े प्रधानमंत्री से सीधे, जब ये पता चला कि वेद प्रकाश मल्होत्रा प्रधानमंत्री की जो रिलीफ फंड है उसकी कमेटी के सदस्य भी हैं। अब देखिए कितना चौंकाने वाली बात है, एक हेड कैशियर प्रधानमंत्री की रिलीफ कमेटी के मेंबर हैं। यह भी पता चलता है कि उनका प्रधानमंत्री आवास में आना जाना था, लेकिन पुलिस इसकी कोई जांच नहीं करती है। बात के अरसे में कहा जाता है कि वेद प्रकाश मल्होत्रा जब निकाल दिए गए नौकरी से तो उनको मारुति उद्योग में नौकरी दे दी गई थी, और निश्चित तौर पर मारुति उद्योग में जब नौकरी मिली तो ये स्पष्ट है कि उसमें संजय गांधी जी मारुति उद्योग के कर्ता धर्ता हुआ करते थे, तो कोई ना कोई लिंक यह भी बनता है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और इस पूरे मामले में उठता है जिसका उत्तर आज तक नहीं मिल पाया, और वो प्रश्न ये है कि क्या रुस्तम जी सोहराब नागरवाला की मृत्यु और उसके बाद इसकी जांच कर रहे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस डी.के. कश्यप की मृत्यु और इस टीम में जितने पुलिस अधिकारी थे, चाहे उसमें एआईजी गौतम कौल रहे हों,
बीएसएफ के रोशा रहे हों या अन्य अधिकारी, ये सब टीम के मेंबर्स को अलग अलग कर दिया गया था। ये सब लोग अन्य स्थानों में ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। तो क्या सरकार की, तत्कालीन सरकार की ऐसी कोई नीयत थी कि इन सब लोगों को अलग अलग कर दिया जाए और इस केस को फाइलों में दबा दिया जाए? दो अनुत्तरित प्रश्न इस केस के साथ और भी जुड़ते हैं। उनमें से एक कि मई 24, 1971 जिस दिन ये घटना घटी थी, उसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सुपुत्र संजय गांधी मॉरिशस चले गए थे एक इंटरनेशनल फ्लाइट से। ये स्थापित सत्य है। तो ये प्रश्न भी जुड़ता है और कई संदेह उठते हैं, कहीं ये 60 लाख रुपया हवाला के जरिए मॉरिशस तो नहीं जाने थे। एक प्रश्न और उठता है कि इस रुस्तम जी सोहराब नागरवाला के एक रिलेटिव आर.एस. नागरवाला, जो कि 78 ईयर्स के थे और रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर थे, उनकी हत्या सितंबर 12, 1973 को हो गई थी। वो मरे पाए गए रिटायरमेंट के बाद, मगर उसकी भी जांच नहीं हुई। उस समय इस बातों की बड़ी चर्चा थी, विपक्ष के लोगों ने इन मुद्दों को उठाया था कि एक रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर की हत्या के तार भी कहीं इस केस से तो नहीं जुड़ते हैं। हालांकि ये बात भी कही जाती है कि ये पैसे निश्चित तौर पर एक सीक्रेट फंड के लिए गवर्नमेंट द्वारा विड्रॉ किए गए थे, जो कि बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के गुरिल्लास को गवर्नमेंट फंड करना चाहती थी। लेकिन इन सारे प्रश्नों के उत्तर जो मैंने अभी आपके सामने उठाए हैं, ये आज तक नहीं खुले हैं। जनता पार्टी 1977 में सत्ता में आई तो एक जस्टिस रेड्डी कमीशन बनाया गया इस मामले की जांच के लिए। जस्टिस रेड्डी कमीशन के हाथ कुछ नहीं लगा, पुलिस अधिकारियों ने कोई सहयोग नहीं दिया और मेन किरदार सारे के सारे मारे जा चुके थे। कल्प्रिट रुस्तम जी नागरवाला मारा गया था। डी.के. कश्यप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और बाकी सारे के सारे लोग इधर उधर कर दिए गए थे। हिंदुस्तान के, आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मामला है जिससे पर्दा उठना बाकी है। लेकिन अब जब सब किरदार हैं नहीं तो ये हमेशा रहस्य ही बना रहेगा। धन्यवाद।